प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का इतिहास का तीसरा अध्याय है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये दीपक गाइड के हैं और दीपक गाइड में से ही हम इसको कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो अध्याय का सबसे पहले हम संक्षिप्त सार पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है नात्सीवाद। नात्सीवाद जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद एडोल्फ हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया कट्टरपंथी आंदोलन था ये नात्सीवाद। एक प्रकार की विचारधारा थी जिसने विश्व को आगे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। तो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद एडोल्फ हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया कट्टरपंथी आंदोलन ही नात्सीवाद था। आगे नेक्स्ट कहता है ये एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना का एक सिपाही था। ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। वर्साई की अपमानजनक संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ या जर्मनी के साथ जो दूसरे देश हारे थे तो उनके साथ जो वर्साई की संधि हुई थी, तो वर्साई की संधि की जो अपमानजनक संधि थी क्योंकि इसको थोपा गया था जर्मनी पे और इसमें बहुत ज़्यादा कट्टरता का परिचय दिया गया। तो वर्साई की अपमानजनक संधि से बहुत अधिक हाथ होने के कारण जर्मनी में कट्टरवाद पर आधारित नात्सीवाद आंदोलन चलाया और 1930 के दशक में जर्मनी का शासक बन गया एडोल्फ हिटलर। थर्ड हमारा पॉइंट है नात्सीवाद का नस्लवाद। नात्सीवाद में नॉर्डिक जर्मन है ये उत्तरी यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उनके लोगों को और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये नॉर्डिक जर्मन आर्यों को, आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ, को वांछित श्रेणी में सबसे ऊपर के नागरिक माना जाता था। और जो यहूदी हैं जिनके खिलाफ हिटलर ने बहुत ज़्यादा हिंसा की, यहूदियों को अवांछित श्रेणी में सबसे निचले पायदान के नागरिक माना जाता था। नेक्स्ट है जर्मनी में नस्लवादी, नस्ल के आधार पर नरसंहार। जर्मनी में नस्लवादी नरसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में 60 लाख यहूदी, ये देखिए बहुत बड़ी संख्या है ये, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक और 70,000 जो जर्मनी के ही थे अपंग नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। इस युद्ध में एक और मित्र राष्ट्रों में आप ध्यान करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये आपके एग्जाम के लिए। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये थे मित्र राष्ट्र, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। दूसरी ओर त्रिगुट थे, 3 देश, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो एक तो हो गया मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, और दूसरी हो गया त्रिगुट राष्ट्र जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब कहता है वर्साई की संधि। छठा पॉइंट है हमारा वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने वर्साई की संधि के रूप में जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोप दी और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। और कहीं ना कहीं हिटलर के उदय का कारण वर्साई की संधि ही थी। वाइमर गणराज्य, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी में स्थापित हुआ वो था वाइमर गणराज्य। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात जर्मनी की राजशाही का पतन हो गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक नए गणराज्य का उदय हुआ जिसे वाइमर गणराज्य कहा गया। वाइमर गणराज्य। 8वां पॉइंट है जर्मनी में महान आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध में हुई भयंकर तबाही और युद्ध पर हुए खर्चे और हर्जाने के भुगतान ने, जो हर्जाना लगाया था जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि के तहत, जो भारी जुर्माना लगाया गया था,
तो हर्जाने के भुगतान ने जर्मनी को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। और जो जर्मनी की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य गिर जाना। आज जो वस्तु आपको 1 रुपए मिल रही है, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है फिर वही वस्तु आपको कई रुपए में मिलती है, मीन्स मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में खरबों मार्क मिल जाते थे। ये मार्क है जर्मनी की मुद्रा। जैसे भारत की मुद्रा रुपया, इसी प्रकार जर्मनी की मुद्रा मार्क, अमेरिका की मुद्रा करेंसी डॉलर। तो कहता है 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में खरबों मार्क मिल जाते थे। ध्यान रखेंगे, मार्क जर्मनी की करेंसी मुद्रा। वाइमर गणराज्य का अंत 30 जनवरी 1933 को जब हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद संभाला। जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री का पद होता है, इसी प्रकार जर्मनी में आज भी चांसलर का ही पद होता है, चांसलर। तो जर्मनी के चांसलर का पद संभाला तो उसके शीघ्र बाद ही उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। हिटलर ने जैसे पद संभाला चांसलर का 30 जनवरी 1933 को, तो उसने पद संभालते ही जो लोकतांत्रिक शासन की संरचना थी और उसकी जो संस्थाएं थी उनको भंग करना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था उसको बोलते थे कंसंट्रेशन कैंप। हिटलर के प्रमुख आक्रमण, तो यहां पे 4 आक्रमण दिए गए प्रमुख। पहले पे नंबर 1 पे 1933 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा जमा लिया, जो वर्साई की संधि के तहत दूसरे देशों को दे दिया गया था राइनलैंड। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया और सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 है उसकी शुरुआत होती है और जून 1941 में सोवियत संघ पर उसने आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्डिक जर्मन आर्य। यह जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का वर्ग था जो मूल रूप से उत्तरी यूरोपीय देशों के लोग थे और ईसाई धर्म को मानते थे। 13वां पॉइंट है सामूहिक नरसंहार, मीन्स लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को एक संख्या में इकट्ठे मार देना। तो यहूदियों, जिप्सियों और जर्मनी के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग नागरिकों को बड़े बड़े चैम्बरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़कर सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये आप बड़े ध्यान से समझेंगे इसको, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहता है 1938 में जो यहूदियों के पूजा स्थल थे उनको बोलते हैं सिनेगोग। ये ध्यान रखेंगे आप, यहूदियों के पूजा स्थलों को बोला जाता है सिनेगोग। तो इनको जला दिया गया 1938 में। जर्मनी के अंदर जो यहूदियों के पूजा स्थल थे जिनको सिनेगोग बोला जाता है उनको 1938 में जला दिया गया और इस घटना को ही नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहते हैं, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जी 1 अगस्त 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, तो कहता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1914 को। दूसरा पॉइंट, जर्मनी ने घुटने टेक दिए युद्ध में और युद्ध समाप्त हो गया और यह घटना हुई आपकी 9 नवंबर 1918 की। 9 नवंबर 1918 की घटना है कि जर्मनी ने युद्ध में घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हो गया। तो शुरुआत हुई 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की और युद्ध समाप्त हुआ 9 नवंबर 1918 को। फिर उसके बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान होता है 9 नवंबर 1918 को ही, मीन्स द्वितीय युद्ध भी समाप्त हो गया और वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान भी हो गया। फिर ये जो आप बार बार पढ़ रहे हैं वर्साई की संधि, ये हुई थी 28 जून 1919 को। ये जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि थी जिसमें मित्र राष्ट्रों ने बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाई थी।
तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। पांचवी हमारी जो तिथि है ये है हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था ये बना था 30 जनवरी 1933 को। 30 जनवरी 1933 को जो हिटलर है वो जर्मनी का चांसलर बनता है। और 1 सितंबर 1939 है जर्मनी का पोलैंड में घुसना, मीन्स पोलैंड पर आक्रमण, और साथ में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। यही तिथि है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की, 1 सितंबर 1939। जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है, जिसको वर्तमान में हम रूस कहते हैं। तो सोवियत संघ में घुसती है 22 जून 1941 को। 22 जून 1941 को जो जर्मनी सेनाएं हैं, जर्मन सेनाएं हैं, जर्मनी की सेनाएं हैं, ये सोवियत संघ में घुसती है 22 जून 1941 को। 23 जून 1941 को क्या हुआ? यहूदियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया 23 जून 1941 को। 9 पॉइंट है। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ओसविट्स को मुक्त कराती हैं। ओसविट्स का मतलब था जहां लोगों को इकट्ठा करके मारा जाता था। बड़े बड़े चैम्बर बना रखे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी, वहां लोगों को इकट्ठा करके और जहरीली गैस छोड़ के लोगों को मार दिया जाता था। यह कार्य हिटलर के द्वारा करवाया जाता था। तो सोवियत फौजें ओसविट्स को मुक्त कराती है 27 जनवरी 1945 को। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। यूरोप में मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, और यह है 8 मई 1945 की। यह मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आप जर्मनी देख सकते हैं। पहले जो बाउंड्री है जर्मनी 1914, फिर जो डॉट डॉट वाली है ये वो इलाका है जो जर्मनी से जमीन ले ली गई थी, और लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली जमीन है ये आगे। और फिर विसैन्यीकृत क्षेत्र। विसैन्यीकृत का मतलब जहां सेना नहीं थी, जर्मनी के ये इलाके बिना सेना के कर दिए गए थे वर्साई की संधि के बाद। अब हम पढ़ते हैं इसके अभ्यास के क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। अब वाइमर गणराज्य का गठन तो हो गया, आपने पीछे पढ़ा है नवंबर 1918 में। तो अब इसके सामने क्या समस्याएं थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ा, ये आपने अभी पढ़ा है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ा, और जो जर्मनी के सम्राट ने अपना पद त्याग दिया, और वहां की संसदीय पार्टियों ने देश को एक नए राजनीतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई, स्थान है वाइमर, वहां पर राष्ट्रीय सभा की एक बैठक बुलाई गई, और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया जर्मनी के अंदर। इस संविधान को वाइमर संविधान और जर्मनी को वाइमर गणराज्य कहते हैं। संविधान को नाम दिया गया वाइमर संविधान, और जर्मनी का नाम हो गया वाइमर गणराज्य कहते हैं। वाइमर गणराज्य के सामने मुख्य समस्याएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 पे वाइमर गणराज्य को वो जो वर्साई की अपमानजनक संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने पड़े, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और युद्ध समाप्त होने के बाद वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। तो उस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े वाइमर गणराज्य को, और इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, 75% लोह भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया और डेनमार्क के हवाले करने पड़े। मतलब इतनी अपमानजनक शर्त थी ये कि अपने उपनिवेश भी छोड़ने पड़े, जो लोहे के भंडार है, लोह भंडार है जर्मनी के 75% और 26% कोयले के भंडार ये फ्रांस को, पोलैंड को, लिथुआनिया को और डेनमार्क के हवाले करने पड़े जर्मनी को।
दूसरा, इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब पौंड, एक बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ा जुर्माना था, ये 6 अरब पौंड का जुर्माना चुकाना पड़ा और उसे यह राशि उधार लेनी पड़ी, अतः देश कर्जदार बन गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देश में उद्योग और व्यापार पिछड़ गए और बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि ऐसे हालात में व्यापार का पिछड़ना और बेरोजगारी का बढ़ना स्वाभाविक था। वाइमर गणराज्य द्वारा, जिसका गठन 1918 में हुआ था, वाइमर गणराज्य द्वारा 1923 में हर्जाना चुकाने की असमर्थता के कारण फ्रांस ने इसके मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर, ये ध्यान रखेंगे आप, रूर, ये जर्मनी का प्रमुख मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, रूर पर कब्जा कर लिया। पांचवा, जर्मनी के आर्थिक पतन के कारण इसकी जो मुद्रा थी मार्क, ये पीछे भी आई है, मार्क का इतना अवमूल्यन हो गया कि एक अमेरिकी डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। इन समस्याओं से देश की स्थिति बहुत खराब हो गई और वाइमर गणराज्य के शासकों को, ध्यान रखेंगे आप, नवंबर के अपराधी के नाम से जाना जाने लगा। जो वाइमर गणराज्य के शासक थे उनको नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा, क्योंकि वाइमर गणराज्य की स्थापना नवंबर 1918 में हुई थी, तो नवंबर के अपराधी के नाम से जाना जाने लगा। तो ये हमारा अभ्यास का पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, मींस हिटलर का उदय क्यों हुआ, ऐसे कौन से हालात बने जर्मनी में जिसके कारण एडोल्फ हिटलर का उदय होता है, उसकी जो विचारधारा है नात्सीवाद, उसको लोकप्रियता मिलती है। कहता है नात्सीवाद का प्रवर्तक एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। एडोल्फ हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। वह युद्ध में जर्मनी की पराजय से बहुत आहत था, बहुत निराश था, बहुत दुखी था। उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसने पार्टी का नाम याद रखेंगे आप, जर्मन वर्कर्स पार्टी, 1919 में। उसके बाद उसने इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया और इसी पार्टी को नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। 1930 तक नात्सीवाद जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो गया और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला, वाइमर गणराज्य की असफलता, यह आप देख ही चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। वाइमर गणराज्य 1919 के बाद जर्मनी को एक नई दिशा देने में पूर्णतः असफल रहा, क्योंकि उसके पास संसाधन ही नहीं थे। बहुत बुरे हालात में उसने देश को संभाला था, तो पूर्णतः असफल रहा। बल्कि इस गणराज्य ने तो देश को पतन के गर्त में धकेल दिया। सेकंड है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत हानि उठानी पड़ी। वहां के उद्योग बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए और इस आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में नात्सीवाद आंदोलन चला। अब तीसरा है वर्साई की अन्यायपूर्ण संधि। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी से वर्साई की संधि बहुत अपमानजनक थी, जो जर्मनी से की गई थी। इस संधि द्वारा जर्मनी से उसके अनेक प्रदेश और सभी उपनिवेश छीन लिए गए। हमने ऊपर पढ़ा है 75% जो उसके लौह भंडार थे वो छीन लिए गए, 26% उसके जो कोयला भंडार थे वो छीन लिए गए। उसे पूरी तरह से निर्बल कर दिया गया। जर्मनी अपने खोए हुए मान सम्मान को दोबारा स्थापित करना चाहता था और यह आवश्यकता नात्सी आंदोलन ने पूरी की। फोर्थ हमारा पॉइंट है साम्यवाद का प्रचार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में साम्यवाद तेजी से फैलने लगा। साम्यवाद पुरानी जर्मन प्रथाओं का सम्मान नहीं करता था। लोगों को शक हो गया कि साम्यवाद जर्मनी को रूस का सेवक बनाकर रख देगा। तो एक नई तरह की समस्या आ गई जर्मनी के सामने कि यदि वो साम्यवाद को अपनाता है तो ये लगेगा कि वो रूस का सेवक बनाकर रख देगा, मीन्स रूस की तरफ जा रहा है। हिटलर ने आम जनता को साम्यवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार किया।
किसी ने कहा कि जनता हिटलर को अपना रक्षक मानने लगी है। 5वां पॉइंट है पार्टी संघर्ष। पार्टी संघर्ष। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन में अनेक राजनीतिक दल उभरे जर्मनी में, जिनमें साम्यवादी, समाजवादी, प्रजातंत्रवादी और राष्ट्रवादी प्रमुख थे। इसलिए जर्मनी में दलीय संघर्ष जोरों पर था। यह पार्टी संघर्ष के कारण गणतंत्रीय शक्ति लगाकर कम हो रही थी। इस दलीय संघर्ष का लाभ उठाकर हिटलर ने वहां की सत्ता पर अधिकार कर लिया। एक इतिहासकार ने कहा है कि उनके 71 होने की असफलता ने, जो वहां की पार्टियां थीं, उनके 71 होने की असफलता ने नात्सी लहर की विजय में सहायता की। 6वां पॉइंट है यहूदियों के विरुद्ध प्रचार। हिटलर को विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने जर्मन को धोखा दिया था और मित्र राष्ट्रों की सहायता की। सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण था, इसलिए हिटलर ने लोगों को यहूदियों के विरुद्ध भड़काया। हिंसक राष्ट्रवाद की महिमा का गुणगान। नात्सियों ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और शांति का मजाक उड़ाया। उन्होंने हिंसक राष्ट्रवाद, युद्ध, एक ऐसे नेता की महानता आदि का गुणगान किया। एक नेता की महानता का, राष्ट्रवाद का और हिंसक राष्ट्रवाद, ये भी राष्ट्रवाद नहीं, हिंसक राष्ट्रवाद का गुणगान किया। उन्होंने यहूदियों को जर्मनी की हार का कारण माना। उनके ये विचार राष्ट्रवादियों को प्रिय लगे, जिससे नात्सी दल का प्रभाव बढ़ता गया। ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? जो नात्सी सोच है, विचारधारा थी नात्सी, उसके खास पहलू क्या क्या थे? नात्सी विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बहुत तेजी से फैली और इसका अंत हुआ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ हुआ। इस सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। नंबर 1, तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान। जो तानाशाही शासन है उसकी महिमा का गुणगान किया इन्होंने। इस आंदोलन ने एक दल और एक नेता के नेतृत्व पर बल दिया। इसमें बल प्रयोग, बर्बर व्यवहार और निरंकुश शासन की महिमा का गुणगान किया इन्होंने। भाई जो नेता है, एक दल, देश में एक ही दल होना चाहिए और एक ही नेता, इसके ऊपर इन्होंने बल दिया। और साथ में बल प्रयोग, बर्बर व्यवहार और निरंकुश शासन की महिमा का इन लोगों ने गुणगान किया। तो तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान किया। ये थी नात्सी सोच के पहलुओं में पहला, तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान। दूसरा कहता है समाजवाद और साम्यवाद विरोधी। नात्सीवाद समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद का कट्टर विरोधी था। जर्मनी में हिटलर द्वारा सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात उसने मजदूर संघों को कुचल दिया। थर्ड है लोकतंत्र विरोधी। नात्सीवाद लोकतंत्र विरोधी था। वह सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था। उसने लोकतंत्र, गणतंत्र और शांति का मजाक उड़ाया और युद्ध को उसने उचित ठहराया। नात्सीवाद ने युद्ध और शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराया। उसने अंतर्राष्ट्रीय शांति को एक दिखावा बताया, क्योंकि वो तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को मजाक उड़ाता था, लोकतंत्र का, गणतंत्र का, शांति का, अंतर्राष्ट्रीय शांति का, और उसका मजाक भी उड़ाया। जर्मनी में सैन्यीकरण का एक विशाल कार्यक्रम अपनाकर व्यापक स्तर पर युद्ध की तैयारियां होने लगी। 5वां पॉइंट है राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास। नात्सीवाद राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास रखता है। उसके अनुसार लोग राज्य के लिए है, न कि राज्य लोगों के लिए। इसलिए नात्सियों ने हिंसक राष्ट्रवाद के गुण गाए। साम्राज्यवाद के विस्तार में विश्वास, मीन्स एक देश द्वारा दूसरे देशों पर अधिकार, अपनी बस्तियों का विस्तार करना, अपना विस्तार करना। नात्सीवाद जर्मनी में साम्राज्यवाद का विस्तार चाहता था। वह उन सभी बस्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहता था जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के अधीन थी। 7वां है जर्मनी जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति। नात्सीवाद के अनुसार जर्मन जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति है, उसे पूरे विश्व पर अधिकार करना चाहिए। इसलिए नात्सीवाद
जर्मन को सैनिक दृष्टि से विश्व की महान शक्ति बनाना चाहता था। और 8वां और लास्ट पॉइंट है जर्मन यहूदियों के प्रति घृणा। नात्सीवाद जर्मन यहूदियों से बहुत घृणा करते थे। उनका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और अव्यवस्था का मूल कारण यहूदी थे, इसलिए वह उन सब का अंत कर देना चाहता था। तो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, नात्सी सोच के खास पहलू, तो इनमें पहले हमने पढ़ा कि तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान किया नात्सी सोच के लोगों ने, समाजवाद, साम्यवाद, और जो तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र, इनका इन्होंने विरोध किया। चौथा, युद्ध को उचित ठहराया, और राज्य की सर्वोच्चता में इनका विश्वास था, भाई राज्य ही सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए बने हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। साम्राज्यवाद के विस्तार में विश्वास था, और जर्मन जाति को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना, और यहूदियों के प्रति घृणा, ये इनकी नात्सी सोच के खास पहलू थे। चौथा हमारा क्वेश्चन है, नात्सियों का प्रोपेगेंडा मीन्स बनावटीपन, दिखावा, यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। कहते हैं नात्सीवाद की विचारधारा कट्टर नस्लवाद पर आधारित थी। नात्सी लोग जो नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सर्वश्रेष्ठ नागरिक मानते थे, और यहूदियों को सबसे निचले दर्जे का नागरिक, और हिटलर के सत्ता काल में जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए में निम्नलिखित प्रकार से असरदार रहा। पहला, नात्सियों ने जर्मन जनता में प्रोपेगेंडा किया कि यहूदी लोग ईसा मसीह के हत्यारे हैं। कुछ विचारधाराएं, कुछ विचार फैला दिए जाते हैं, और उन विचारों के आधार पर जनता को अपनी तरफ कर लिया जाता है। तो इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा, इन्होंने दिखावा किया कि यहूदी लोग ईसा मसीह के हत्यारे हैं, इसलिए उन्हें ईसाइयों के देश में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। दूसरा, नात्सियों ने इस बात का प्रचार किया कि यहूदी घटिया शारीरिक रचना वाले लोग हैं, इन्हें जर्मन समाज में अवांछित वर्ग का दर्जा दिया गया, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। तीसरा, नात्सियों ने इस बात का प्रचार किया कि यहूदी लोग सूदखोर होते हैं, मीन्स ब्याज खाने वाले होते हैं, ब्याज जो पैसे देके ब्याज लेते हैं, और वे लोगों को पैसे उधार देकर अधिक ब्याज वसूलते हैं। और चौथा, यहूदियों के प्रति उनकी घृणा इतनी थी कि वे यहूदियों के ईसाई बन जाने पर भी उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। भाई यदि यहूदी लोग अपना धर्म भी बदल लें, ईसाई बन भी जाएं, लेकिन ये नात्सी लोग हैं, ये उनको फिर भी अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। वे तो यहूदियों के प्रति अपनी घृणा का समाधान यहूदियों को पूरी तरह खत्म करके करना चाहते थे, मतलब इन लोगों का पूरी तरह से सफाया चाहते थे। पांचवा क्वेश्चन है, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, आपने तुलना करनी है दोनों में। भाई फ्रांस के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी और जर्मनी के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी। एक पैराग्राफ में आपने बताना इसके बारे में। कहता है नात्सी समाज की विचारधारा के अनुसार औरतों को मर्दों से भिन्न माना जाता था, मतलब बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, भिन्न माना गया। उन्हें मर्दों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। नात्सी विचारधारा में, नात्सी सोच में उनकी सोच थी कि औरत और मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह संघर्ष समाज को नष्ट कर देगा, यह सोच थी नात्सी लोगों की। इसी के आधार पर लड़कों को मर्दाना, आक्रामक और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था। पुरुषों के गुण ये बता दिए उन्होंने, परंतु लड़कियों को कहा जाता था कि उनका दायित्व एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। तो ये इतना ज़्यादा अंतर था नात्सी और, यहाँ पर आपने पढ़ा है नात्सियों के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे हम फ्रांस के अंदर महिलाओं के बारे में सोच।
जर्मनी में आर्य औरतों के लिए एक निर्धारित आचार संहिता तय की गई, नियम बनाए गए। उस आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। नाथसी महिलाओं की फ्रांसीसी क्रांति की महिलाओं से तुलना करते हैं, हम देखते हैं फ्रांस में कैसा है। फ्रांसीसी क्रांति के समाज में स्त्री को पुरुष के समान समझा जाता था, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, उसे पुरुषों के बराबर अधिकार थे। लेकिन नाथसी समाज में स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्हें पुरुषों के समान दर्जा भी प्राप्त नहीं था। फ्रांसीसी समाज में नारी स्वतंत्र थी, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थी, जबकि नाथसी समाज में नारी स्वतंत्र नहीं थी। उसका काम केवल मात्र बच्चे पैदा करना और अपने घर परिवार की देखभाल करना होता था। छठा हमारा क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपकी वार्षिक परीक्षाओं में कई बार आता है ये। नाथसियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? वे किस तरीके के उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए जिसके आधार पे वो जनता पर अपना पूरा नियंत्रण हासिल कर पाए? नाथसियों ने हिटलर के नेतृत्व में विरोधी दलों का दमन करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। नंबर 1, विरोधी दलों का दमन। सबसे पहले उसने किया विरोधी दलों का दमन। हिटलर के द्वारा जर्मनी की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के उपरांत विरोधी दलों के दमन की नीति को अपनाया गया। जर्मनी में नाथसी पार्टी को छोड़कर जितने अन्य जो सभी राजनीतिक संगठन थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिटलर ने घोषणा की कि जर्मनी में केवल एक ही राजनीतिक दल होगा और वह दल होगा नाथसी दल, मींस हिटलर की पार्टी। दूसरा, मीडिया का प्रयोग। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाथसी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए फिल्मों, तस्वीरों, पोस्टरों, रेडियो, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मन की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था, क्योंकि मीडिया का आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। थर्ड, शिक्षा, रेडियो और सिनेमा पर नियंत्रण। नाथसीवाद ने जर्मनी में सभी शिक्षण संस्थानों को अपने नियंत्रण में लिया हुआ था। उनमें केवल नाथसी दल के उद्देश्यों और आदर्शों का गुणगान गाया जाता था। सिनेमा के माध्यम से भी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया जाता था। चौथा पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद का सहारा। उग्र राष्ट्रवाद। हिटलर ने जर्मनी की जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया। उसने जर्मनी के जनगणों में इस भावना को भर दिया कि उग्र राष्ट्रवादी मीन्स अपने देश से प्रेम करना भावना के साथ ही वे वर्साई की संधि के अपमान का बदला ले सकते हैं। और पांचवा है नाथसी संगठनों का गठन। हिटलर ने जर्मनी में नॉर्डिक जर्मन आर्यों के 10 साल के छोटे बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बनता है, युंग फोक, जो 10 साल से छोटे बच्चे थे जिसकी उम्र 10 साल से कम थी उनके लिए युंग फोक, और 14 साल की उम्र तक के लड़कों के लिए हिटलर यूथ, और 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों के लिए लेबर सर्विस का गठन किया, ताकि शुरुआत में ही बच्चों को ही यहूदी विचारधारा नाथसी विचारधारा की तरफ मोड़ा जा सके, क्योंकि बचपन में जैसे गुण बच्चे को भर दिए जाते हैं, बच्चे के अंदर जैसी आदतें डेवलप कर दी जाती हैं वही भविष्य में फिर देखने को मिलता है। तो इन्होंने, हिटलर ने क्या किया कि 10 साल से जो छोटे 10 साल तक के जो बच्चे थे उनको युंग फोक एक संगठन था, उसमें उनको वहाँ शिक्षा दी जाती थी, एक प्रकार की ट्रेनिंग होती थी। इस संगठन में जो बच्चे काम करते थे उनको फिर हिटलर की जो विचारधारा थी वो धीरे धीरे उनको सिखाई जाती थी। 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे थे उनको हिटलर यूथ, और 18 साल की जो उम्र के लड़के लड़कियां थी उनके लिए लेबर सर्विस का गठन किया गया। इन संगठनों ने हिटलर के उद्देश्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। तो पहले विद्यार्थियों आगे आ चुके हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत हमें आएगी नहीं। जैसे हिटलर किस देश का शासक था, ये हम बार बार ऊपर से पढ़ना शुरू किया था। जर्मनी का शासक था हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, आपको पता है 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया सन 1945 में।
मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात कर रहे हैं। यदि हमने पहले वाले में थोड़ा अलग पढ़ा था, वो आप आगे देख लेंगे इसको। तो मित्र राष्ट्रों में हो गया इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ध्रुवीय शक्तियों में, ध्रुवीय शक्तियां या केंद्रीय शक्तियां बोलते हैं इनको, जर्मनी, जापान, इटली या इटली, जर्मनी, जापान, ये थे ध्रुवीय शक्तियां। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? उसके बारे में तो बार बार पढ़ रहे हैं हम। वर्साई की अपमानजनक संधि, यही वो संधि थी जिसके कारण हिटलर का उदय हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी पर कितने अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया था? यह भी हमने पढ़ा था। 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया था जर्मनी पर। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रूर जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हमने पढ़ा है, तो जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खनिज के लिए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार कौन से देश में है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार अमेरिका में है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये शेयर बाजार है और ये अमेरिका में है। नाथसीवाद का जन्मदाता हमें पता है हिटलर था। अमेरिका में महान आर्थिक मंदी कब आई? अमेरिका में महान आर्थिक मंदी या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ये 1929 से 1932 तक आई अमेरिका में। हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, हिटलर ने जर्मनी में विशेषाधिकार अधिनियम कब पारित किया? विशेषाधिकार अधिनियम तो पता है हमें कि जैसे 1933 में चांसलर बना, तो 3 मार्च 1933 को जर्मनी में विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया। हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से कब अलग किया? जैसे जर्मनी का चांसलर बना तो लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया 1933 में। जो सबसे योग्य है वही जिंदा रहेगा, यह सिद्धांत किसका है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का, ये हर्बर्ट स्पेंसर का है सिद्धांत। जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही जीवित रहेगा, जो योग्य है वही जीवित रहेगा। हिटलर के शासनकाल में नस्ली आधार पर कौन सा वर्ग सबसे ऊपरी पायदान पर था? तो सबसे ऊपरी पायदान पे था नॉर्डिक जर्मन और सबसे निचले पायदान पे था यहूदी। मेन काम्फ या मेन कैम्फ पुस्तक किसने लिखी थी? ये हिटलर की पुस्तक है, मेन कैम्फ। यहूदी लोगों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घेटो, यहूदी लोगों की बस्तियों को घेटो कहा जाता था, घेटो। नेक्स्ट है, जर्मनी में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? जर्मनी में न्यूरेमबर्ग शहर का नाम है, नागरिकता अधिनियम सितंबर 1935 में बनाया गया। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना क्या थी? ये हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था। तो 1938 में यहूदियों के प्रार्थना घरों को, जिसको सिनेगोग बोलते हैं, तोड़े जाने को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहते हैं, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहते हैं। 1941 में हिटलर ने सभी यहूदियों को अपनी छाती पर क्या लगाने का हुक्म दिया? 1941 में हिटलर ने सभी यहूदियों को अपनी छाती पर डेविड का पीला सितारा लगाने का हुक्म दिया। जो डेविड का पीला सितारा था वो लगाएं सभी यहूदी अपनी छाती पर। जर्मनी में 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को किस संगठन का सदस्य बना दिया जाता था? यंग फोक, ये हमने अभी पढ़ा था, यंग फोक। किस वर्ग को हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी? 14 साल की उम्र के जो बच्चे थे उनको हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी, और जो 18 वर्ष से थे उनकी लेबर सर्विस। नात्सी यूथ लीग का गठन कब किया गया? 1932 में किया गया। ये शब्द किसके थे? मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है, ये शब्द थे हिटलर के। कितने बच्चे पैदा करने वाली जर्मन मां को चांदी का तमगा दिया जाता था, मेडल दिया जाता था?
6 बच्चे पैदा करने वाली जर्मन मां को चांदी का तमगा दिया जाता था। कितने बच्चे पैदा करने वाली मां को सोने का तमगा दिया जाता था? तो 8 या 8 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली मां को सोने का तमगा दिया जाता था। भारत के किस नेता ने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए पत्र लिखा था? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा था। हिटलर को पत्र लिखा था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए। अब हम एमसीक्यूज करेंगे इसके। ये आपने वैसे आते भी हैं क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। तो कहता हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया? ये पता ही आपको, नात्सीवाद या नाजीवाद। मित्र राष्ट्रों में शामिल देश कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये उपयुक्त सभी थे। धुरी शक्तियों में शामिल देश कौन से थे? धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान, तो उपयुक्त सभी थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कितने यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था? तो 60 लाख यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कितने जिप्सी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था? तो 2 लाख जिप्सी लोगों को। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के कितने नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया? तो 60 लाख पोलैंड के नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। सॉरी, 10 लाख। 10 लाख पोलैंड के हो गए, 60 लाख यहूदी हो गए, 2 लाख जिप्सी हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नात्सियों ने 70,000 जर्मन नागरिकों को मार डाला था। वो कौन से थे? जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग थे, उन लोगों को मार दिया गया। 70,000 अपने ही देश के जर्मन नागरिकों को मार दिया। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को या वो जो शासक थे उनको क्या कहकर पुकारा जाने लगा था? नवंबर के अपराधी। उनका अपमान किया जाता था नवंबर के अपराधी कहकर। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद जर्मनी में किस गणराज्य की स्थापना हुई? वाइमर गणराज्य की। जर्मनी में गंभीर आर्थिक संकट कब आया? जर्मनी में 1923 में। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? सन 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 1919 में। यह क्वेश्चन पहले आ चुका है। जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर का पदभार संभालने का न्योता कब दिया? 30 जनवरी 1933 को। 30 जनवरी 1933 को। हिटलर ने राइनलैंड पर कब्जा कब किया? सन 1936 में। राइनलैंड। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया सन 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहने वाले यूरोप का देश कौन सा था? तटस्थ का मतलब होता है जिसको किसी से कोई लेना देना ना हो, जिसने कोई इंटरफेयर नहीं किया, ना उनके साथ ना उनके साथ, बिल्कुल देखा उन्होंने, लेकिन तटस्थ रहने की नीति भी कहीं ना कहीं गलत होती है। तो तटस्थ रहने वाले यूरोप का देश कौन कौन से थे? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, तो प्रयुक्त सभी। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1 सितंबर 1939 में, और यही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी। जर्मनी ने हिटलर और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कब की? जर्मनी ने, मतलब इटली और जापान के साथ हाथ कब मिलाया? तो सितंबर 1940 में। हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कब किया? 1941 में। नात्सी विचारधारा का आधार क्या था? नस्ली भेदभाव, नस्ली आधार पर भेदभाव। नात्सीवाद की नस्ली सोच किसके विचारों पर आधारित थी? चार्ल्स डार्विन के। नात्सीवाद की जो नस्ली सोच है वो चार्ल्स डार्विन के विचारों पर आधारित थी। किस वर्ग के लोगों को अवांछितों की श्रेणी माना जाता था जर्मनी में? तो यहूदी, इन्होंने इनको मौत के घाट उतारा था। तो आपको पता है 60 लाख जिप्सी, 2 लाख मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग 70,000, और 10 लाख लोग थे पोलैंड के। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। हिटलर जर्मनी में किस वर्ग के बच्चों की संख्या बढ़ाना चाहता था? वांछित वर्ग के बच्चों की संख्या बढ़ाना चाहता था। हिटलर ने जर्मनी में 4 बच्चे पैदा करने वाली मां को कौन सा तमगा देना शुरू कर दिया? कौन सा मेडल देना शुरू किया? कांसे का तमगा। जो 6 बच्चे पैदा करती थी चांदी का, 8 और 8 से ज्यादा सोने का। हजारों यहूदियों को एक साथ कैसे मारा जाता था? गैस चैम्बरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़कर। राइक्सटाग क्या थी? ये जर्मन संसद थी, जर्मनी की संसद थी राइक्सटाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइक्सटाग वाला। मेरा संघर्ष, ये किसने लिखा? एडोल्फ हिटलर ने लिखा। तो आप सभी का धन्यवाद।